अब देखिए, पहली बात तो हम ये देखते हैं व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? एक तो पहला रीजन, ठीक है, व्हाई, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे इतना ध्यान से, ठीक है, क्यों हमें पढ़ना है। पहला रीजन तो हमारा ये है कि एक तो गेट में जो इसका वेटेज है, गेट एग्जामिनेशन में जो इसका वेटेज है वो 6 से 10 मार्क्स का है। क्लियर? ईएससी में जो इसका वेटेज है, ईएससी में जो इस सब्जेक्ट का वेटेज है 12 से 18 मार्क्स का है। 18 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 12 से 18 क्वेश्चन, विच मेक्स दिस सब्जेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तीसरी चीज क्या है? बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से, इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने आगे आने वाले सब्जेक्ट आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर और जियोटेक, इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहली चीज ये समझी कि एमपीएम, यस, एमपीएससी में 22 मार्क्स का आता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है। इतना इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स आरसीसी, स्टील, स्ट्रक्चर और जियोटेक में आएगा ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स कौन सी हमें पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स हमें कौन सी पढ़नी है। ठीक है, देखो, जितने भी आप मेरे स्टूडेंट हो सारे के सारे पास आउट हो। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या चीज है, किताब के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप किताब से पढ़ो, क्योंकि वो काम आपका मैंने कर दिया है, वो होमवर्क मैंने आपका कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या, कौन कौन सी किताब वैसे बहुत अच्छी हैं? हिबलर, HIBBLER, हिबलर। ठीक है, हिबलर बुक जो है बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, हिबलर किताब बहुत अच्छी है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। और गैरे एंड टिमोशेंको, गैरे एंड टिमोशेंको, ठीक है, ये दोनों फॉरेन राइटर की किताब है जो आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, काम इन द सेंस क्या होगा? ठीक है, काम इन द सेंस कि ये आपको क्या करेंगी, ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, बट आपका ये होमवर्क मैंने कर रखा है, मैंने ये दोनों किताबें पढ़ रखी हैं, तो मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इन्हीं किताब से पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गई ये वाली? अब आ जाते हैं कि अगर किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बीसी पूनमिया से आते हैं, तो ये 3 किताब मैं ऐप में अपडेट कर दूंगा। बीसी पूनमिया भी आपको डाउनलोड करके ऐप में डाल दूंगा, गैरे एंड टिमोशेंको भी आपके ऐप में डाल दूंगा, और हिबलर मैंने अपडेट कर रखी है ऐप में। ये जो किताब है हिबलर, ये मैंने अपडेट कर रखी है, ये आपको मिल जाएगी, ये ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट इसके बाहर कहीं नहीं देखे मैंने, बहुत बढ़िया किताब है ये। बात करते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम सब्जेक्ट की तरफ डालते हैं। आप हेडिंग डालिए, मैकेनिक्स क्या होता है? MECHANICS, मैकेनिक्स देखिए क्या होता है। देखो बहुत ध्यान से, मैकेनिक्स जब भी हम पढ़ते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये एक क्या है, ये फॉर एग्जांपल एक मेटल का ये बार है। ठीक है, मेटल का ये एक बार है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें मैंने क्या किया, ये P फोर्स लगाया, ये P फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये P फोर्स क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है? ठीक है, दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर हो गई ये वाली बात? मैंने एक मेटल का बार लिया, स्टील बार ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्टील बार में मैंने क्या किया, P फोर्स लगाया। ये P फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से जो मैंने लोड लगाया। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन काटूं, ये क्रॉस सेक्शन अगर मैं काटता हूं, तो यहां का जो क्रॉस सेक्शन मैंने काटा,
ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से, ये क्रॉस सेक्शन जब मैंने काटा, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पर काट दिया। अब क्योंकि इस पे पी फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहां के सारे फाइबर देखेगा, ये वाले सारे फाइबर देखे, ये वाला फाइबर, ये वाला फाइबर, ये वाला फाइबर, ये फाइबर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये वाले फाइबर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे होंगे, बट इसके इधर भी कुछ फाइबर है, ये फाइबर भी है, और इन फाइबर्स में क्या है, फोर्स ऑफ कोहेजन है। इन फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण क्या होगा, ये फाइबर्स पे इधर की तरफ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर हो गया, तो ये फाइबर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। सो ये जो एफ फोर्स है, ठीक है, इस एफ फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल फोर्स बोलते हैं। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अंदर के फाइबर्स में क्या आ रहा है, इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं। ये बात समझ में आई आप लोग को। एक्सटर्नल फोर्स जो लगा, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेजन है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, ये जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुए हैं, किसकी वजह से जनरेट हुए हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरनल कोहेजन। ये जो इंटरनल, मतलब मैं एक यहां पर एक पॉइंट अगर बताऊं, क्या पॉइंट है, ये जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए हैं, ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, ठीक है, इसका रीजन है इंटरनल कोहेजन। इंटरनल कोहेजन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे अगर पार्टिकल हैं, ठीक है, इंटरनल कोहेजन, ठीक है, कोहेजन, इंटरनल कोहेजन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, आपने अगर एक्सटर्नल पी फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर उतने ही मैग्नीट्यूड का एक इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। और ये इंटरनल फोर्स क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटरनल कोहेजन। भाई दोनों पार्टिकल, यहां पे जितने भी पार्टिकल हैं, सब आपस में बॉन्ड में है कि नहीं है। अब इन्हें आप खींच रहे हो, ठीक है, इन्हें जब आप खींच रहे हो, ठीक है, तो ये वाले पार्टिकल इन्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल, ठीक है, इन सारे पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस इंटरनल। तो ये क्या हो गया, इंटरनल। इसका मतलब क्या हो गया, मैकेनिक्स डील विद बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैकेनिक्स डील्स विद बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे यहां पर, ये क्यों डेवलप होंगे, तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, वाई, बिकॉज ऑफ द इंटरनल कोहेजन की वजह से होंगे। कोहेजन मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जब बॉन्ड होता है, उसे कोहेजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब आप नोट के फॉर्म में लिखिए एक चीज, ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मैं बोल सकता हूं एफ इज इक्वल टू पी। ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, एफ इज इक्वल टू पी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ठीक है ना। अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसी के इक्वल है जितना आपने एक्सटर्नल लोड लगाया। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब आप नोट के फॉर्म में लिखिए एक चीज, अब आप नोट के फॉर्म में एक चीज लिखिए कि रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। ये हेडिंग डालिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, ये हेडिंग डालिए आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये टर्म कई बार आएगा, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी। अब देखते हैं इनका मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव, ठीक है, ये देखो,
देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए जो क्या है, फॉर एग्जांपल x दूरी पर है। ये कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक है। अब आपने इनमें क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाया, ठीक है, F फोर्स लगाया। तो इस बॉडी में क्या हुआ, इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ये जो पॉइंट है A और B इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। बट इस बॉडी में क्या हुआ, जैसे ही आपने F फोर्स लगाया ये जो डिस्टेंस है A और B ये चेंज हो गई। A आ गया A डैश पे, A आ गया A डैश पे, B आ गया B डैश पे, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी है इसे हमने मान लिया A डैश और इसे हमने मान लिया B डैश, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, वो X डैश हो गई, ये X डैश हो गई। तो इसका क्या मतलब हो गया, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर 2 पॉइंट्स बॉडी के इंटरनल 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होती है तो वो होती है रिजिड बॉडी, तो वो होती है रिजिड बॉडी। और अगर आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाते हो, अगर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगा रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाने से डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैज बीन चेंज, देन दैट बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या मतलब हो गया, फोर्स अप्लाई करने से 2 पॉइंट्स के बीच की, बॉडी के अंदर अगर 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, तो इसके मैंने लिख देता हूं डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं distance between points has changed after application of load, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हैज चेंज्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, अगर ऐसा होता है देन दैट बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी, और अगर लोड अप्लाई करने से, ठीक है, अगर लोड अप्लाई करने से 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होती है तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। ये पॉइंट सबको समझ में आया। मजा आ रहा है दोस्तों? कौन, देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा जो सोम पढ़ाने का तरीका है सच में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स जो है इंटरनल कोहेजन, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, मैं इतनी बार यूज करूंगा ना, ठीक है, आपको ये चीज इमेजिन करनी है। क्या इमेजिन करनी है, लोड लगाया, ठीक है, लोड लगाया, बॉडी के इंटरनल में 2 पॉइंट्स हैं, उनकी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो क्या होगी, रिजिड बॉडी। आपने लोड लगाया, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई, दैट इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। याद रहेगी ये चीज, याद रहेगी ये चीज। इसका मुझे एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, हाउ मच लोड, हर बॉडी किसी ना किसी पर डिफॉर्म होती है ना सर, ठीक है। देखो ये चीज, देखो क्या चीज है। अब मैं रिजिड बॉडी अगर लेता हूं फॉर एग्जांपल, रिजिड बॉडी का मतलब क्या हो गया, देखो रिजिड बॉडी का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। रिजिड बॉडी का, रुको, रिजिड बॉडी का लिंक्स देखते हैं। देखो देखो एग्जांपल मैं देखता हूं लिंक, ठीक है। देखो मशीन कंपोनेंट्स कैसे जुड़े होते हैं, लिंक में जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते हैं भाई, मशीन कंपोनेंट लिंक में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देयर आर सर्टेन मटेरियल, ठीक है, देयर आर सर्टेन मटेरियल, ठीक है, हम क्या करते हैं, एलॉयज के बनाते हैं ये। भाई आपके दिमाग में क्या आया, आपके दिमाग में स्टील आ गया, क्योंकि स्टील का अगर मैंने एक बार लिया, स्टील का बार अगर मैंने लिया, देखो बहुत ध्यान से, आपने स्टील बार लिया और आपने क्या किया, स्टील बार में जब ये P फोर्स लगाया तो ये जो पॉइंट है 1 और ये जो पॉइंट है 2, इनके बीच की दूरी कितनी है, लेट अस सपोज x है,
ठीक है, आपने पी लोड लगाया, ये क्या कर गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, ये क्या कर गया, देखो बहुत ध्यान से, इनके बीच की दूरी जो है ये क्या कर गया, रुको, ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, देखो जब आपने पी फोर्स लगाया, ये आपने पी फोर्स लगा दिया। ठीक है, ये पी फोर्स लगाया, वन आपका कहां था, ये वन यहां पर था, टू कहां पर आ गया, ये टू डैश पर आ गया, टू डैश पर आ गया, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, ये वाई हो गई। ठीक है, एक्स डैश हो गई, तो ये बॉडी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, डिफॉर्मेबल बॉडी हो गई, डिफॉर्मेबल बॉडी। अब जो लिंक्स होते हैं, जैसे हम लोग के स्कोप में तो नहीं है ये, बट मैकेनिकल वाले क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन। मशीन कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे अगर हमें टाइम मिला तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, टरबाइंस के बारे में बताऊंगा। टरबाइंस के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम रिजिड मान के चलते हैं, रिजिड मान के चलते हैं। मतलब क्या हो गया, रिजिड का मतलब क्या हो गया, कि अगर कितना भी फोर्स आपका लग जाए, कितना भी फोर्स लग जाए, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स नेवर चेंज, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स नेवर चेंज, एंड दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। ये बात समझ में आ गई आपको? अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर लोड लगने से कोई भी चेंज नहीं आया आपके, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट डज नॉट चेंज, दैट इज नोन एज रिजिड बॉडी। और अगर लोड लगने से दो पॉइंट्स के बीच में चेंजेस आ गए, दैट बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। सबको इतना समझ में आया भाई? यस, यस और नो लिखिए फटाफट। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग को क्या डालना है, ठीक है, मैकेनिक्स हेडिंग डालिए आप लोग। मैकेनिक्स हेडिंग डालिए। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था मैकेनिक्स डील विद बोथ, मैकेनिक्स डील विद बोथ, ठीक है, रिजिड मतलब इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो मैकेनिक्स कहां कहां अप्लाई होती है। मैकेनिक्स कहां कहां अप्लाई होती है ये हम चेक करते हैं, देखो। ठीक है, देखो मैकेनिक्स अप्लाई टू रिजिड बॉडी ऑल्सो, इसे बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑल्सो अप्लाई टू डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, एक तो रिजिड बॉडी की भी मैकेनिक्स होती है, डिफॉर्मेबल बॉडी की भी मैकेनिक्स होती है। ठीक है, अगर रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी स्टैटिक फॉर्म में है, अगर रिजिड बॉडी स्टैटिक फॉर्म में है, तो मैकेनिक्स ऑफ स्टैटिक रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ स्टैटिक रिजिड बॉडी इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अगर हम क्या देख रहे हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स फॉर्म में है, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ, ठीक है, ठीक है, मैकेनिक्स मतलब डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये किस सब्जेक्ट में आता है, ये थ्योरी ऑफ मशीन में आता है। ठीक है, मशीन कंपोनेंट जो हम देखते हैं वो कहां देखते हैं, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने से दो बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, ये हमारे स्कोप में नहीं है। अब देखते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। अगर हम देखते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी को, ठीक है, और ये डिफॉर्मेबल बॉडी अगर सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये देखो बहुत ध्यान से, स्टैटिक, डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। और आपका क्या है, फ्लूइड।
अब आप मुझे कमेंट में यस और नो लिखेंगे, ठीक है। फ्लूइड इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, यस और नो। फ्लूइड इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, यस और नो। फ्लूइड इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, यस और नो। जल्दी बताइए मुझे, फ्लूइड एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, यस और नो। फ्लूइड एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, ये बात बताइए मुझे, ये बात सही है कि नहीं है, जल्दी बताइए मुझे। फ्लूइड एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, यस और नो। वेरी गुड यार, फ्लूइड एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, बिल्कुल सही आपने बोला। फ्लूइड एक डिफॉर्मेबल, क्योंकि हम क्या बोलते हैं फ्लूइड के लिए, हम फ्लूइड के लिए क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेट है, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर दिया, ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ये फ्लूइड पार्टिकल हैं, ये फ्लूइड पार्टिकल है, क्लियर, ये फ्लूइड पार्टिकल है। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड पार्टिकल है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, देखो इसका डिफॉर्मेशन कहां होगा, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच फ्लो अंडर दी टेंजेंशियल स्ट्रेसेस या शियर स्ट्रेसेस। जो डिफॉर्म होता रहता है, जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है, वो क्या हो गया, एक डिफॉर्मेबल बॉडी हो गई कि नहीं होगी। फ्लूइड में जब भी कभी स्ट्रेसेस आते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। सो इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैं मैकेनिक्स देखता हूं डिफॉर्मेबल बॉडी की, ठीक है, दैट इज नोन एज, और वो फ्लूइड है, उससे बोल देंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल फ्लूइड बॉडी इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या हो गया ये, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। आपने एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मशीन देखी कोई, ठीक है, कोई मशीन देखी, उसमें क्या थे, दो लिंक थे, और दोनों लिंक क्या कर रहे हैं, जैसे पिस्टन होता है, पिस्टन आपका होता है, ठीक है। तो गाड़ी में जो पिस्टन होता है, अब वो मुझे बताइए वो स्टैटिक है कि डायनामिक है, जल्दी बताइए मुझे। गाड़ी में अगर गाड़ी चल रही है तो पिस्टन रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, वो पिस्टन जो होता है उसे हम क्या मान के चलते हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी मान के चलते हैं, रिजिड बॉडी मान के चलते हैं। अब ये मुझे बताइए स्टैटिक में है कि डायनामिक में, फटाफट मुझे बताइए, ये स्टैटिक में है कि डायनामिक में है, जल्दी मुझे बताओ यार। अगर आपने गाड़ी का पिस्टन देखा और गाड़ी चल रही है, ठीक है, पिस्टन को मैं रिजिड बॉडी मान के चलता हूं, ठीक है, ये पिस्टन जब चल रहा है तो ये स्टैटिक में है कि डायनामिक में है, वेरी गुड, डायनामिक्स में है, मोशन में है, डायनामिक्स में है, ठीक है। तो जब भी आप कभी रिजिड बॉडी की डायनामिक्स की स्टडी करते हैं, कि वो क्या होती है, थ्योरी ऑफ मशीन होती है, यही थ्योरी ऑफ मशीन है, यही पूरी चीज क्या है, यही पूरी चीज मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, यही पढ़ते हैं ये लोग थ्योरी ऑफ मशीन में, यही ये लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। ये बात क्लियर हुई। तो एक एग्जांपल मैंने ये बता दिया, देखो एक एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया, ये मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अगर रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी अगर डायनामिक्स में है, मूव कर रही है, तो किस में आ जाता है, थ्योरी ऑफ मशीन, टोम बोलते हैं उसे वो लोग, टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर कोई रिजिड बॉडी है वो स्टैटिक में है, अगर कोई रिजिड बॉडी स्टैटिक में, उसकी मैकेनिक्स अगर हमें पढ़नी होगी तो वो कहां पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ये बात क्लियर हुई, उसे हम कहां पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम, सोम क्या होता है, अब आ जाते हैं, ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से एक चीज देखिए। अब एक एग्जांपल मैं आपके आगे लेता हूं, अब एक एग्जांपल मैं आपके आगे लेता हूं स्प्रिंग का। अब आप मुझे यह बताइए, जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग अगर आपका है, ठीक है, ये आपका रिजिड बॉडी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी है, जल्दी बताओ मुझे। स्प्रिंग एक रिजिड बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, आर फॉर रिजिड, डिफॉर्मेबल फॉर डी,
स्प्रिंग एक रिजिड बॉडी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताइए मुझे, स्प्रिंग एक रिजिड बॉडी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है ना, डिफॉर्मेबल बॉडी है, यस डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, तो स्प्रिंग की अगर मैं मैकेनिक्स देखता हूं, ठीक है, देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्प्रिंग क्या होता है? वाइब्रेशंस में होता है, ठीक है, वाइब्रेशन में होता है। तो देखो यहां पर क्या आ गया, डिफॉर्मेबल बॉडी का, डिफॉर्मेबल बॉडी की अगर आपने मैकेनिक्स देखी, ठीक है, डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडी जो है, डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडी की अगर आपने मैकेनिक्स देखी, तो ये क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। इन्हें क्या, ये वाइब्रेशंस, एग्जाम्पल वाइब्रेशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, देखो बहुत ध्यान से, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डिफॉर्मेबल बॉडी की डायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। जहां पर मैकेनिक्स की एक ब्रांच जहां पर डिफॉर्मेबल बॉडी, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की हम डायनेमिक्स की बात करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई? तो मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस हो गई? मैकेनिक्स की एक ब्रांच जहां पर डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी की हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां पर फ्लूइड का डिफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां पर सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये वाइब्रेशंस पढ़ते हैं हम लोग, वाइब्रेशंस पढ़ते हैं। यहां ये होता है मशीन डिजाइन। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका है मशीन डिजाइन, एमडी, मशीन डिजाइन। ठीक है, ये भी एक मैकेनिकल वालों का सब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखो बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, मैकेनिक्स अगर मैं रिजिड बॉडी की पढ़ रहा हूं, रिजिड बॉडी की अगर मैं मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं और बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स को पढ़ते हैं, वो क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन है। ये भी एक नया सब्जेक्ट है, ये भी एक नया सब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। देखो बहुत ध्यान से, मैकेनिक्स अगर मैं पढ़ रहा हूं, मैकेनिक्स अगर मैं पढ़ रहा हूं डिफॉर्मेबल बॉडी की, मैकेनिक्स अगर मैं पढ़ रहा हूं डिफॉर्मेबल बॉडी की, ठीक है, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की अंडर स्टैटिक कंडीशन, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर से देखिए, मैंने आपके कौन कौन से वर्ड लिंक किए यहां पर, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, और क्या लिंक किया, ठीक है, सॉलिड, और क्या लिंक किया, डिफॉर्मेबल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बात समझ में आया? तो देखो, सोम को हम, और बहुत सारी बुक्स में सोम को कैसे लिखा हुआ है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। देखो बहुत ध्यान से, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सोम को हम और भी क्या कह सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? और क्या बोल सकते हैं इस वाले सब्जेक्ट को भाई, इस सब्जेक्ट को और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इस वाले सब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, मैकेनिक्स ऑफ, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी अंडर स्टैटिक कंडीशन। देखो बहुत ध्यान से, अंडर, उसके देखिए, उसके मटेरियल को डिफॉर्मेशन माना है हमने, उसके डिफॉर्मेशन, क्योंकि देखो अभी बता रहा हूं आपको, अंडर स्टैटिक कंडीशन, ये अभी बता रहा हूं मीनल। ये देखो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स डिफॉर्मेबल बॉडी अंडर स्टैटिक कंडीशन। देखो हम पूरी सोम में ये पढ़ेंगे, देखो पूरी सोम में हम ये पढ़ेंगे। देखो इसको मैं डब्बे में कर देता हूं, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग ये पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, ये चीज पढ़ेंगे, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पूरी मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी अंडर स्टैटिक कंडीशन। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें यह पढ़ना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी है, मतलब लोड लगने से, मतलब लोड लगने से क्या होगा,
दो बॉडीज के बीच के जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहां कहां आ गई, फॉर एग्जाम्पल लोड लगने से ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया, मतलब ये 1 है ये 2 है, ये 1 डैश पे आ गया ये 2 डैश पे आ गया, मतलब लोड लगने से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आएंगे, लोड लगने से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। बट ये पूरी बॉडी क्या होगी, मूवमेंट में नहीं होगी, स्टैटिक कंडीशन में होगी, ये पूरी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होगी। इसकी जब मैं मैकेनिक्स देखूंगा, मैकेनिक्स मतलब एंड मैकेनिक्स डील विद बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस बॉडी की एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस देखूंगा। फील आ रही है सब्जेक्ट की, क्या क्या पढ़ना है हमें, जल्दी जल्दी बताओ हमें, इस पूरे सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, अब मीनल जोशी आपके क्वेश्चन का, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। आपने क्या बोला, जैसे मैंने बोला ना डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है ना, डिफॉर्मेबल बॉडी। देखो स्प्रिंग जब होता है, स्प्रिंग क्यों डिफॉर्मेबल बॉडी है, ये स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, ये स्प्रिंग है, जब आप इस पे लोड लगाते हैं तो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट ले लीजिए, ये 2 पॉइंट ले लीजिए, लोड लगने से क्या हो गया, इनके पॉइंट्स के बीच में, मटेरियल में ही 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कम हो गई कि नहीं होगी, सो इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। ये बात समझ में आई आप लोग को? तो जैसे ही शेप चेंज हो गया, दोनों मटेरियल, दोनों पॉइंट्स के, ठीक है, मटेरियल के अंदर जो इंटरनल पॉइंट्स हैं उनके बीच में भी तो दूरी चेंज हो गई, डिफॉर्मेशन जैसे ही आया, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई कि नहीं हो गई, तो इट इज नोन डिफॉर्मेबल बॉडी। क्लियर हो गया? तो हमें बेसिकली क्या करना है, अपने दिमाग में ये फ्लो चार्ट बनाना है, ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है अपने दिमाग में। तो मैकेनिक्स ऑलवेज डील विद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी अंडर स्टैटिक कंडीशन। मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक्स डील विद बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल फोर्स देखना है, इंटरनल फोर्स देखना है, किसके, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी जो कि स्टैटिक कंडीशन में है, ये पूरा देखेंगे अब हम सोम में। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। देखो ये भी टर्म कई बार आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मटेरियल, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। पहले होमोजीनियस देख लेते हैं, तो ये हेडिंग डालिए होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, ये हेडिंग डालिए होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। देखो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बॉडी देखी, कोई ये मैंने एक बॉडी देखी, इस बॉडी के अंदर इस वाले पॉइंट पे इसकी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल यंग्स मॉडुलस देख लेते हैं हम, यंग्स मॉडुलस इस पॉइंट पे भी, इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे भी, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी, इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इन सब जगह मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, E1 है, E1 है, E1 है और E1 है। तो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, ठीक है, वो मटेरियल जिसके हर अलग पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो। क्या बोला मैंने यहां पर, प्रॉपर्टी इज सेम, प्रॉपर्टी इज सेम एट डिफरेंट पॉइंट, बट इन सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गई ये वाली बात? मैंने आपको क्या बोला, होमोजीनियस मटेरियल वो होते हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पे सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। वो मटेरियल कौन से होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल होते हैं।
ठीक है, वो मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल जिसके अलग अलग पॉइंट पे, मटेरियल में अलग अलग पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो वो मटेरियल क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल होता है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का ये तरीका है, आपको डायरेक्शन फिक्स करनी है, डायरेक्शन फिक्स करनी है, ठीक है, पॉइंट चेंज करने हैं, पॉइंट चेंज करने हैं, ये याद करने का तरीका है। होमोजीनियस मटेरियल में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में, देखो बहुत ध्यान से, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आप अलग अलग पॉइंट पे देख रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे देख रहे हैं, और प्रॉपर्टी अगर सेम है तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मटेरियल हो जाएगा। अब देखते हैं आइस, ये बात समझ में आई सबको भाई? फटाफट कमेंट में यस लिखिए, अगर समझ में आई तो फटाफट कमेंट में यस लिखिए। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, अब आप हेडिंग डालिए क्या, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं, ये हेडिंग डालिए। देखो आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं, वो सारे मटेरियल, वो सारे मटेरियल जिनके एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी अगर सेम है, जिनके एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी अगर सेम है, तो वो मटेरियल क्या होते हैं, वो मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है, वो मटेरियल क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं। दीज मटेरियल नोन एज आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो प्रॉपर्टी इज सेम, property is same in all direction, property is same in all direction but, ठीक है, but at given point, but at given point, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका क्या है, पॉइंट को फिक्स करना है अब आपको, ठीक है, फिक्स करना है पॉइंट को, चेंज क्या करना है आपको, डायरेक्शन चेंज क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है आपको। तो एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसे, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये टर्म 1000 से भी ज्यादा बार आएगा, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल। तो आपको इमेजिन करना है, ठीक है। चलो अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो ऑनलाइन क्लास है तो आपको क्या करना है, कमेंट में अगर होमोजीनियस है तो H लिखना है, और अगर आइसोट्रॉपिक होगा तो I लिखना है। क्लियर? नॉन होमोजीनियस है तो NH लिखना है, नॉन आइसोट्रॉपिक है तो NI लिखना है। समझ में आ गया? कमेंट में ये समझ में आया कैसे कैसे लिखना है? होमोजीनियस होगा तो H लिखना है, आइसोट्रॉपिक है तो I लिखना है, नॉन होमोजीनियस है तो NH लिखना है, नॉन आइसोट्रॉपिक है तो NI लिखना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान से मुझे एक बात बताइए, मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक ये डायग्राम दे रहा हूं फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है, मैं ये देख लेता हूं, E1 E1 E2 E2 E3 E3, आपको मुझे ये बताना है ये जो एग्जांपल है ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। फटाफट मुझे बताओ, ये एग्जांपल होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है? फटाफट मुझे कमेंट में आंसर करिए। फटाफट मुझे आंसर करो यार, ये जो बॉडी मैंने बताई है ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? अगर होमोजीनियस है तो H, नॉन होमोजीनियस है तो NH लिखिए।
वेरी गुड वेरी गुड। होमोजीनियस के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? होमोजीनियस के लिए क्या चेक करते हैं? देखो बहुत ध्यान से, पॉइंट अलग अलग होंगे, डायरेक्शन एक होगी, पॉइंट अलग अलग है, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में देखा इवन प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में देखा इवन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, इस डायरेक्शन में देखा E2 प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में देखा E2 प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में देखा E3 प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में देखा E3 प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। मतलब ये क्या है? होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो एग्जांपल है ये आइसोट्रॉपिक है कि नॉन आइसोट्रॉपिक है? जल्दी मुझे बताओ, दिस एग्जांपल इज आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक? जल्दी बताइए मुझे। नॉन आइसोट्रॉपिक, वेरी गुड यार, वेरी गुड। दिस इज नॉन आइसोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नॉन आइसोट्रॉपिक कैसे पता किया हमने? कैसे पता किया? एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे, एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी अलग है, एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग प्रॉपर्टी है, एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन आइसोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक। एक और एग्जांपल देता हूं, चलो, यहां तो तुम लोग होशियार बन गए यार, यहां तो तुम लोग होशियार बन गए। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? ये देखो, ठीक है, ये एग्जांपल लेता हूं, ई, ई और ये ई, यहां पर भी ई, ई और ये ई। अब मुझे इसका एग्जांपल मुझे बताओ, दिस इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? ये बताओ मुझे, ये जो सेकंड एग्जांपल है ये मुझे बताइए, दिस इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? फटाफट मुझे आंसर बताइए, दिस एग्जांपल इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका। जो सेकंड एग्जांपल है ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? होमोजीनियस के लिए पॉइंट अलग अलग, डायरेक्शन एक, पॉइंट अलग अलग, डायरेक्शन एक। देखो बहुत ध्यान से, पॉइंट अलग अलग, डायरेक्शन एक, डायरेक्शन एक, एक ही डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर्टी, पॉइंट अलग अलग, डायरेक्शन एक, पॉइंट अलग अलग, डायरेक्शन एक। तो ये क्या है? होमोजीनियस है। अब आप मुझे ये बताइए, दिस इज आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक? जल्दी बताओ मुझे, दिस इज आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक? दिस इज आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक? जल्दी जल्दी आंसर करो यार, जल्दी जल्दी। आइसोट्रॉपिक, वेरी गुड, आइसोट्रॉपिक। कैसे हमें पता किया? देखो, आइसोट्रॉपिक के लिए एक ही जगह पे अलग अलग डायरेक्शन पे, एक ही जगह पे अलग अलग डायरेक्शन पे, एक ही जगह पे अलग अलग डायरेक्शन पे सेम प्रॉपर्टी है ई, सो दिस इज आइसोट्रॉपिक। तो यहां पर मैं क्या नोट लिख सकता हूं? क्या नोट लिख सकता हूं? देखो बहुत ध्यान से, अ होमोजीनियस मटेरियल कैन बी नॉन आइसोट्रॉपिक, अ होमोजीनियस मटेरियल कैन बी आइसोट्रॉपिक। क्या लिख सकता हूं यहां पे? अ होमोजीनियस मटेरियल, a homogeneous material can be isotropic and can be नॉन आइसोट्रॉपिक। ये समझ में आया आप लोग को? ये समझ में आ गया दोस्तों आप लोग को? ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, ये कमेंट समझ में आया नोट वाला? यस और नो? मैं वाइस वर्सा बोल सकता हूं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल कैन बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल कैन बी नॉन होमोजीनियस ऑल्सो। ठीक है, उल्टा भी बोल सकता हूं। उल्टा कैसे बोल सकता हूं? कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल कैन बी होमोजीनियस एंड कैन बी नॉन होमोजीनियस। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बताओ आप मुझे। सो आइसोट्रॉपिक मटेरियल कैन बी होमोजीनियस एंड कैन बी नॉन होमोजीनियस। ये पॉइंट सबको समझ में आया?
ये पॉइंट सबको समझ में आ गया भाई? ये बताओ मुझे। अच्छा, सबको समझ में आ गया ना? अब एक बात मुझे यस और नो में आंसर करिएगा। एक होमोजीनियस मटेरियल है, वो आइसोट्रॉपिक होगा ही होगा, यस और नो? एक होमोजीनियस मटेरियल है, वो आइसोट्रॉपिक होगा ही होगा, यस और नो? फिर से सुनिए बहुत ध्यान से। एक होमोजीनियस मटेरियल है, वो हमेशा आइसोट्रॉपिक होगा ही होगा, यस और नो? नो, नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ना यार, ये देखो ना, ये वाली चीज देखो ना, ये वाली चीज देखिए। होमोजीनियस मटेरियल है, इट कैन बी नॉन आइसोट्रोपिक, इट कैन बी नॉन आइसोट्रोपिक, इट कैन बी नॉन आइसोट्रोपिक, इट कैन बी नॉन आइसोट्रोपिक। ठीक है, बट क्या है, नेचर ने हमें इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है ना। नेचर का जो गिफ्ट है ना हमारे पास, नेचर का गिफ्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, देखिए मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, इंजीनियरिंग जो हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये बात समझ में आई भाई? नेचर ने हमें जो सराहा है ना एक चीज, कि हमें ये नेचर ने गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? कि हमारे मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब देखो, अब आज के बाद सिविल इंजीनियरिंग में, आज के बाद सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी सब्जेक्ट में आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस अगर आएगा तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। होमोजीनियस मतलब क्या करना है आपको? ठीक है, डायरेक्शन फिक्स रखनी है, डायरेक्शन फिक्स रखनी है, पॉइंट चेंज करना है। आइसोट्रोपिक के लिए क्या चेक करना है आपको? पॉइंट फिक्स रखना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। चेक कर लोगे मटेरियल कैसा है कि नहीं है, यस और नो? पूरी सिविल इंजीनियरिंग में कहीं पे भी ये टर्म आएगा तो समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, ये बताओ आप मुझे।